विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देवव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रहस्यपूर्ण दूरियां, अध्याय 4, 7 सीटी बजाने वाले। हालांकि तुम एक परदेसी हो जो कि अब बदला नहीं जा सकता और इसलिए यह संभव नहीं कि तुम हमारी रीति रिवाजों से परिचित हो, फिर भी हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तुम पुराने तरीकों को अपनाओगे और हमारे लिए जो कुछ भी कर सकते हो करोगे। वक्ता रुका और अपने न्यूगेट स्टाइल दाढ़ी के किनारों को रंगीन रूमाल से पोंछा। अब एक भजन गा लें, उसने विचारपूर्वक जोड़ा। वह अपने छोटे से बगीचे के एक छोर पर अकेला खड़ा था। उसका चेहरा उन चरागाहों की ओर था जो समतल होकर धूसर दलदली भूमि की ओर जाते थे। कुछ देर बाद उसने अपनी पिछली बात को शब्दशः दोहराया और अप्रत्याशित रूप से कहा, सुप्रभात महोदय। जब उसने देखा कि एक दुबला पतला हल्की पीली रंगत वाला युवक सींग जैसी किनारी वाले चश्मे के साथ उसके बाड़े के दूसरी ओर खड़ा था। सुप्रभात भोलानाथ, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। भोलानाथ ने आने वाले व्यक्ति को विचारशील दृष्टि से देखा। वह एक वृक्ष की शाखाओं की तरह झुका हुआ, झुर्रियों से भरा, धूप से तपे चेहरे वाला वृद्ध व्यक्ति था। उसका चेहरा गहरी सलवटों से भरा हुआ था और उसके चारों ओर झाड़ी जैसी घनी दाढ़ी थी। गांव की अधिकांश आबादी उसी के परिवार से थी, इसलिए वह खुद को गांव का एक प्रकार का मुखिया मानता था। उसकी ग्रामीण प्रतिष्ठा में उसकी गंभीर और औपचारिक बोलने की शैली भी इजाफा करती थी। तुमने मुझे अचानक आ घेरा, उसने कहा। मैं कुछ शब्द दोहरा रहा था जो मुझे आज दोपहर कहने हैं। सच में? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी रुचि दिखाते हुए बोले। तो तुम स्वागत भाषण देने की सोच रहे हो भोलानाथ? कुछ वैसा ही, वृद्ध व्यक्ति ने गर्व से स्वीकार किया। मैं और पुजारी बात कर रहे थे। वह चाहते थे कि बस गाना गाया जाए, लेकिन मैं मठ का वार्डन हूं तो सही यही लगता है कि स्वागत मैं ही करूं। वह आदमी परदेसी है, उसे बाकी सबकी बातें समझ में नहीं आएंगी। इसमें कुछ सच्चाई तो है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, जिन्हें वृद्ध व्यक्ति की तर्कशक्ति समझने में कुछ कठिनाई हो रही थी। भोलानाथ ने आगे कहा, मैंने नए कपड़े पहने हैं। अच्छा, दिखना जरूरी है। मैं एक बड़ा ही स्मार्ट बूढ़ा आदमी हूं, क्या तुम नहीं मानते? उसने खुद को मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के निरीक्षण के लिए घुमा लिया। उसने तंग कॉर्डरॉय पतलून पहनी थी जो कभी भूरी रही होगी लेकिन अब धुलकर फीकी सफेदी में बदल चुकी थी। उसकी शर्ट चमकीले नीले रंग की थी, बिना कॉलर की, और उसने अपने पुराने मालिक की एक सफेद कमीज पहन रखी थी जो उसके दुबले पतले पेट पर डीली लटक रही थी। उसकी टोपी जो पनामा शैली में बनी थी पर एक काली रिबन थी और उसमें नीले पंख अटके हुए थे। कैसा लग रहा हूं? उसने गर्व से पूछा। बहुत बढ़िया, युवा व्यक्ति ने सहमति जताई। लेकिन मेरी मानो तो तुम अपना भाषण मत दो भोलानाथ। मैं तुमसे इसी विषय में बात करने आया था। क्या इस दोपहर के लिए कोई पुरानी परंपराएं, नृत्य या कुछ और नहीं है? बूढ़े ने अपनी टोपी पीछे की, जिससे उसका अनपेक्षित रूप से गंजा सिर दिखने लगा। उसने अपनी टोपी के किनारे से अपने सिर को सोचते हुए रगड़ा। भाषण न दूं? उसने निराशा से कहा। अच्छा साहब, आप ही बेहतर जानते होंगे, लेकिन मैं इसे बहुत अच्छे से करता, यह मैं जानता हूं। मैं बड़ा ही बातें करने वाला आदमी हूं। लेकिन भोगाली बिहू नृत्य का समय निकल चुका है और होलिका दहन का दिन अभी आया नहीं। युवा व्यक्ति ने आह भरी। क्या इनमें से कोई भी त्योहार बदला नहीं जा सकता? उसने आशा से पूछा। भोलानाथ ने सिर हिलाया। नहीं, इन दिनों को बदला नहीं जा सकता, किसी भी हाल में नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने गंभीरता से वृद्ध को देखा। भोलानाथ, उन्होंने कहा, मेरी सलाह मानो और कुछ नया सोचने की कोशिश करो। ऐसा कोई शलगम, आशीर्वाद समारोह करने का विचार कैसा रहेगा? तुम तो बहुत चतुर आदमी हो भोलानाथ। हां, बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत सहमति दी और फिर गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं है, बस शायद 7 सीटी बजाने वाले। 7 सीटी बजाने वाले? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने रुचि से पूछा। वह क्या है? वे कौन है?
वृद्ध व्यक्ति ने कुछ देर तक अपनी टोपी को ध्यान से देखा, फिर उत्तर दिया, 7 सीटी बजाने वाले साहब। उसने अंततः कहा, कोई नहीं जानता कि वे भूत हैं या फरीसी, मतलब पर यहां अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप उन्हें इस समय के आसपास सिर के ऊपर से गुजरते हुए सुन सकते हैं, सीटी बजाते हुए। कम से कम आप सिर्फ 6 की सीटी सुन सकते हैं। 7वां एक अलग तरह की आवाज निकालता है, कुछ इस तरह जैसे खलिहान का उल्लू चीखता हो, सुनने में डरावना। और जब कोई वह आवाज सुन लेता है तो दुनिया का अंत आ जाता है। लेकिन अब तक किसी ने वह आवाज नहीं सुनी है। यह तो दिलचस्प लग रहा है, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। लेकिन इससे हमारी समस्या हल तो नहीं होती, है ना भोलानाथ? वृद्ध व्यक्ति के प्रतिष्ठित चेहरे पर अचानक एक चतुराई भरी मुस्कान आ गई। पहले जमाने में, उसने कहा, जब पुराना जमींदार जीवित था, तब वह इन 7 सीटी बजाने वालों के लिए बियर का एक पूरा पीपा देता था। यही समय होता था अब जब मैं सोचता हूं। उसने एक पल रुका और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की ओर आशा से देखा। 7 सीटी बजाने वालों के लिए? युवा व्यक्ति ने संदेहपूर्ण स्वर में पूछा। वृद्ध व्यक्ति ने जल्दी से सफाई दी। ऐसा ही था, बस यह कि वे 7 सीटी बजाने वाले कभी इसे पीने नहीं आए तो इसे गरीबों को पीना पड़ता था ताकि यह खराब न हो जाए। समझ गया, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले, जिन्हें अब स्थिति स्पष्ट होने लगी थी। तो ये गरीब असल में गांव के लोग थे? हां, भोलानाथ ने रुककर कुछ सोचते हुए कहा। मास्टर राजमोहन रॉय चौधरी और मिस रुक्मणी रॉय चौधरी शायद इसके बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। अगर आप उनसे पूछें, उन्हें 7 सीटी बजाने वालों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन बियर के बारे में नहीं। आप समझ रहे हैं साहब? पूरी तरह, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। मुझे लगता है भोलानाथ कि तुम और मैं बहुत अच्छे से साथ निभा सकते हैं। तुम्हारे पास वो हुनर है, अगर मैं कहूं तो तुम्हारा एक भाई भी है ना? ओह, हरी? मिस्टर भोलानाथ ने हिकारत से कहा। मैं चतुर हूं, हरी नहीं है। तुम्हारे लिए सही आदमी मैं ही हूं साहब। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे गंभीरता से देखा। मुझे भी ऐसा ही लगता है, उन्होंने कहा। फिर दोनों कुछ देर तक गहरी बातचीत में लगे रहे। जब युवा व्यक्ति ऊबड़ खाबड़ घास के रास्ते से वापस लौट रहा था तो वह पहले की तुलना में काफी संतुष्ट महसूस कर रहा था। जब वह घर के करीब पहुंचा तो वह देखकर चौंक गया कि ओक के दरवाजे के सामने एक लंबी काली डेमलर कार खड़ी थी। वह जल्दी से आगे बढ़ा। हॉल में रुक्मणी रॉय चौधरी उससे मिली। भैरवनाथ, वह बहुत अच्छे हैं। वे अभी राजमोहन के साथ लाइब्रेरी में हैं। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। वे लगभग 1 घंटे से यहां हैं। हमने उन्हें पूरा घर दिखाया और वे इसे देखकर बहुत खुश हैं। वह लड़का बहुत ही हैंडसम है, क्या तुम नहीं सोचते? बकवास, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी बोले। तुम मुझे मेरी नई मूंछ में देखो। सबसे नया स्टाइल, मेरी प्रिय। सिर्फ 10-3 का सौदा, भ्रम की गारंटी। मुझे इसके लिए खास बुलाया गया है। मां को कभी पता भी नहीं चलेगा। जलन हो रही है, रुक्मणी रॉय चौधरी ने हंसते हुए कहा। आओ उनसे मिलो। वह उसे पत्थर के फर्श वाले गलियारे में ले गई जहां लाइब्रेरी का दरवाजा आधा खुला था। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य लॉन की ओर देखते हुए खड़े थे। सूरज की रोशनी उनके चेहरे, लकड़ी की दीवारों में जड़े चित्रों और मेज पर रखे शेरी के गिलासों पर चमक रही थी। यह एक सुंदर जगह है, उन्होंने कहा जब भैरवनाथ और रुक्मणी रॉय चौधरी अंदर आए। गुड मॉर्निंग, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी। आपके द्वारा हमारे लिए चुने गए इस स्थान के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। फिर वह युवा लोगों की ओर मुड़े। रुक्मणी रॉय चौधरी अपने भाई के पास जाकर खड़ी हो गई और दोनों एक जैसे दिख रहे थे। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल रहा हूं, उन्होंने सीधे सपाट अंदाज में कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे किराए पर देना चाहते हो? रुक्मणी रॉय चौधरी ने उनकी ओर देखकर मुस्कुराई। उसकी भूरी आंखों में आभार था। ये कहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें इसे किराए पर देना ही होगा। क्या भैरवनाथ ने आपको बताया कि गांव के मामलों की आधी जिम्मेदारी भी अब आपकी होगी? हम वैसा नहीं कर सकते जैसा पिताजी ने युद्ध से पहले किया था। पैसे इतने नहीं हैं।
मिस्ट्री माइल का जमींदार होना गांव का पिता होने जैसा है। वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। मुझे यह पसंद आएगा, उन्होंने कहा। रुक्मणी रॉय चौधरी ने गहरी सांस ली। यह जानकर बहुत सुकून मिल रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति इस घर को ले रहा है जो इसे सच में पसंद करता है। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने अपनी बेटी की ओर देखा, जो फर में लिपटी एक नाजुक सी आकृति थी। अगर तुम्हें नहीं लगता कि यह जगह बहुत शांत होगी? काबेरी भट्टाचार्य ने उसकी ओर देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की डर भरी मुस्कान उभर आई। ज्यादा शांत तो नहीं, उसने अर्थपूर्ण स्वर में कहा और एक गहरी सांस उसके होंठों से निकल गई। इस बीच परमव्रता भट्टाचार्य मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के पास आ गया और दोनों युवा पुरुष आपस में बातचीत करने लगे। तुम्हारा पीछा तो नहीं किया गया? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने धीरे से पूछा। परमव्रता भट्टाचार्य ने सिर हिलाया। मुझे लगता है वे हमारा इंतजार कर रहे थे, उसने कहा। तुम्हारे पुलिस वालों ने ठीक हमारे पीछे चल रही एक गाड़ी को रोक लिया। जो ड्राइवर तुमने हमारे लिए खोजा है वह सच में एक जीनियस है। हम शहर से बहुत जल्दी निकल गए। अगर कोई हमारा पीछा कर भी रहा होता तो उसके लिए यह बहुत मुश्किल होता। रुक्मणी रॉय चौधरी की आवाज उनकी बातचीत में गूंज उठी। अब हम तुम्हें यहां छोड़ देते हैं। मिसेस विमला ने तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया है। वह कमाल की हाउसकीपर है। तुम सबने वादा किया है कि आज रात हमारे साथ डिनर पर आओगे, है ना? उसने काबेरी भट्टाचार्य की ओर मुड़ते हुए कहा। विधवा कुंज बस पार्क के पार ही है। पुराने मिस्टर बिमल भट्टाचार्य जो पुजारी हैं वे भी वहां होंगे। मुझे उम्मीद है अपने संडे वाले कपड़ों में। तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। काबेरी भट्टाचार्य ने विदा लेते हुए रुक्मणी रॉय चौधरी का हाथ कसकर थाम लिया। पिछले कुछ महीनों की भयानक घटनाओं के बाद यह शांत, नींद में डूबा पुराना घर, जहां युवा और बेफिक्र लोग रहते थे, बेहद सुकून देने वाला था। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहां हो, उसने आवेग में आकर कहा। रुक्मणी रॉय चौधरी ने तुरंत उसे समझने वाली नजर से देखा। चिंता मत करो, उसने धीमे से कहा। तुम भैरवनाथ को नहीं जानती। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी और रॉय चौधरी कंकड़ीले रास्ते से चलते हुए गांव के हरियाले मैदान को पार कर विधवा कुंज पहुंचे। एक ऊंची यू की है जिसे हरे मैदान से छुपाए हुए थी और घर की मुख्य खिड़कियां दूसरी ओर खुलती थीं, जहां एक पुराना दीवारों से घिरा बगीचा था। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने राहत की सांस ली। भगवान का शुक्र है कि बूढ़े आदमी को यह घर पसंद आ गया, उसने कहा। स्वाभाविक था कि मैं उसे इस जगह को देखने से पहले ही लंबे समय के लिए इसे लेने के लिए नहीं मना सकता था, लेकिन हम उसे शहर भागते नहीं छोड़ सकते थे, जहां वह हमारे खूनी दुश्मन को अपनी ओर खींच लेता। राजमोहन रॉय चौधरी, तुम्हें वे कैसे लगे? अच्छे आदमी हैं, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। गवर्नर से ज्यादा अलग नहीं, बस अमेरिकी हैं। वही सीधा नजरिया, सीधे आंखों में देखकर मन की बात कह देने वाला। युवा परमव्रता भट्टाचार्य से ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन वह ठीक ठाक लगा। लेकिन ओह मेरे भगवान, वह लड़की! रुक्मणी रॉय चौधरी और मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने एक दूसरे की ओर देखा। युवा प्रेम, युवा प्रेम, रुक्मणी रॉय चौधरी ने हंसकर कहा। मुझे वह पसंद आई। वह बहुत तनाव भरे दौर से गुजरी होगी। राजमोहन रॉय चौधरी ने सिर हिलाया। मैं भी यही सोच रहा था, उसने कहा। अब उसके देखभाल करने के लिए कोई होना चाहिए, बस यही जज्बा चाहिए, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा। फिर अचानक गंभीर होते हुए बोले, रुक्मणी रॉय चौधरी, काश तुम यहां से चली जाती। पुरानी कड्डी विधवा कुंज में इतनी लंबी रही है कि वह हमारे बिना किसी परेशानी के देखभाल कर सकती है। रुक्मणी रॉय चौधरी ने सिर हिलाया। तुम अब भी कोई रोमांच की उम्मीद कर रहे हो? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने सिर हिलाया। हम इससे बच नहीं सकते, उन्होंने कहा। क्या तुम हमें यह सब छोड़कर जाने नहीं दोगी? रुक्मणी रॉय चौधरी अपनी बात पर अडिग रही। कोई और मूर्खता की बात ढूंढो। जैसा कि मैंने पहले कहा था, मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक रहूंगी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी मुस्कुराए नहीं। काश तुम ऐसा न कहती, उन्होंने कहा। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह हर वक्त मौत की बातें करना।
आजकल जब भी मैं कोई सफेद फूल देखता हूं तो सोचता हूं, भैरवनाथ, ये शायद तुम्हारे लिए ही है। तुम्हें क्या लगता है? उसकी आंखें नीली थीं, भूरी थीं, या हीथर के फूलों जैसी कोई मिली जुली छाया? राजमोहन रॉय चौधरी ने पूछा। विधवा कुंज का ड्राइंग रूम, जो छोटा, आरामदायक और सफेद लकड़ी के पैनलों से सजा हुआ था, उस शाम केवल मोमबत्तियों की रोशनी से जगमगा रहा था। उनकी टिमटिमाती रोशनी फीकी पड़ चुकी गुलाबी टेपेस्ट्री और पर्शिया से लाए गए उस कालीन पर बड़ी दयालु प्रतीत हो रही थी, जो कभी रुक्मणी रॉय चौधरी की परदादी की शान हुआ करता था। पुराने जमाने की जालीदार अंगीठी में आग जल रही थी, और जब वे लोग खाने के बाद भीतर आए तो पूरा कमरा खासा आमंत्रित करने वाला लग रहा था। बिमल भट्टाचार्य और जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य युवा लोगों के पीछे पीछे आते हुए जोश से बातचीत कर रहे थे। पूरे खाने के दौरान वे पुरातात्विक खोजों की चर्चा में इतने मग्न थे कि अब भी उसी विषय में खोए हुए थे। पुजारी रुक्मणी रॉय चौधरी के विशेष निमंत्रण पर अपने रविवार वाले कपड़ों में आया था, और उसके हरे काले पुराने पुजारी कोट ने उसकी बुजुर्गियत को और गहरा कर दिया था। वे लोग उस शाही पत्र पर चर्चा कर रहे थे जो हवेली के वर्तमान मालिक को लॉर्ड ऑफ द मेंशन, गांव के स्वामी कहे जाने का अधिकार देता था। बूढ़े उत्पल भट्टाचार्य को इसमें गहरी रुचि थी, और दोनों बुजुर्ग झुके हुए पुराने पीले पड़ चुके उस परछाई को देख रहे थे, अपनी विरासत के इस अवशेष को लेकर गहरी उत्सुकता में डूबे हुए। रुक्मणी रॉय चौधरी और काबेरी भट्टाचार्य ऊंची पीठ वाले सोफे पर पास पास बैठी थीं, जबकि तीनों युवा पुरुष फायरप्लेस के दूसरी ओर खड़े बातचीत कर रहे थे। वैसे परमव्रता भट्टाचार्य ने कहा, आज दोपहर हमें एक अजीब सी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात हुई। 2 बूढ़े हमारे पास आए थे जो शायद गांव वालों की तरफ से आए थे। वे किसी पुराने रिवाज के बारे में बात कर रहे थे। इस समय हर साल मुफ्त में बियर बांटी जाती थी। उन्होंने इसे ऑल फ्राइडे, आउल फ्राइडे कहा, जितना हम समझ सके। रुक्मणी रॉय चौधरी और राजमोहन रॉय चौधरी ने एक दूसरे की ओर देखा। पक्का भोलानाथ होगा, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। बेहद बेहुदा बुढ़ा। बिल्कुल सही, परमव्रता भट्टाचार्य ने जवाब दिया। भोलानाथ और एक आदमी जिसे हरि कहा जाता था, लेकिन भोलानाथ ही प्रमुख था। रुक्मणी रॉय चौधरी ने माफी मांगने वाले स्वर में कहा, वे बहुत भयानक लोग हैं, कट्टर भिखारी। उम्मीद है तुमने उन्हें भगा दिया होगा। परमव्रता ने सिर हिलाया। बूढ़े उत्पल भट्टाचार्य को वे खासे पसंद आए। उसने कहा, कम से कम ये तो दिखा कि गांव वाले दोस्ताना रवैया रखते हैं। वे पुरानी परंपराओं की बातें पूरे दोपहर भर कर रहे थे। कम से कम भोलानाथ कर रहा था। हरि जो कुछ भी कह रहा था वह समझ से परे था। हरि एक बोकल है, रुक्मणी रॉय चौधरी ने कहा। यह पिता का दिया हुआ शब्द था। इसका मतलब है आधा सनकी आधा गंवार। कुछ देर बाद बातचीत धीमी पड़ गई और कमरे में एक सुखद निश्चिंत चुप्पी छा गई, जो गर्मजोशी और संतोष से उपजती है। और फिर कहीं दूर दलदलों के पार से एक हल्की सी हवा में घुलती हुई लंबी खिंची हुई सीटी की आवाज आई। किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी की हल्की नीली आंखें उनके चश्मे के पीछे झपकीं और उन्होंने अपनी कुर्सी में थोड़ा सा रुख बदला। उनका कान खिड़की की ओर लगा हुआ था। 10 सेकंड के भीतर आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी और पास और पहले से स्पष्ट। कमरे में अभी भी कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति के लिए वह शांत माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। फिर से वह सीटी की आवाज गूंजी, अब भी दूर, लेकिन पहले से और करीब। अचानक काबेरी भट्टाचार्य ने सिर उठाया। एक उल्लू, उसने कहा। तुमने सुना? राजमोहन रॉय चौधरी ने कान लगाकर सुना। हां, फिर से आ रही है, उसने कहा। यह हमारी ओर ही उड़ रहा है, उसने जोड़ा, जब आवाज और पास सुनाई दी, इस बार पार्क से आती हुई। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी उठे और खिड़की की ओर चले गए, और रुक्मणी रॉय चौधरी की नजर से यह बात नहीं छिपी कि वे खिड़की के किनारे ऐसे खड़े थे कि बाहर से उन्हें आसानी से न देखा जा सके। छठी बार वह रहस्यमयी आवाज गूंजी, और फिर जब वे सभी ध्यान से सुन रहे थे और एक अनजानी बेचैनी धीरे धीरे सबके मन में घर कर रही थी,
तभी बगीचे के किसी कोने से एक अचानक खौफनाक चीख उठी, लंबी, खिंची हुई, बाकियों जैसी, लेकिन बीच में एक अजीब सा कंपन लिए हुए। हे भगवान! बिमल भट्टाचार्य हड़बड़ाकर सीधे बैठ गया। यह क्या था? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी खिड़की से हटे। अगर मैं बहुत ज्यादा गलत नहीं हूं, उन्होंने कहा, तो यह एक मेहमान है। जैसे ही मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के होंठों से ये शब्द निकले, वैसे ही उनके सिर के ऊपर कहीं एक डीली तार चरमराई, जैसे वह असहज हो। अगले ही पल एक घंटी गूंज उठी, खोखली सी, पूरे घर में शोर करती हुई गूंजती चली गई। कोई हिला नहीं, कोई बोला नहीं। बाहर के हॉल में उन्होंने पैरों की आहट सुनी, फिर कुंडी के खटकने की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। फिर फुसफुसाहट सी सुनाई दी, एक धीमा, रेंगता हुआ स्वर, जो सफोक उच्चारण की तीखी आवाज के साथ घुल मिल गया था। इसके बाद जिस कमरे में वे बैठे थे, उसका दरवाजा खुला और बूढ़ी कड़ी घबराई और उत्तेजित अवस्था में देहरी पर प्रकट हुई। वह दुबली पतली लेकिन बेहद सजी धजी बुजुर्ग महिला थी। उसका गोल सुर्ख लाल चेहरा था और उसके बिखरे हुए बालों में ढेर सारे कंघे अटके हुए थे। उसने गहरे काले रंग का एप्रन पहना था, जो उसकी चटक मैजेंटा ऊनी पोशाक के ऊपर अजीब सा लग रहा था। वह कमरे में तेजी से चली आई और एक छोटे से पीतल की तश्तरी पर एक कार्ड रखकर रुक्मणी रॉय चौधरी की ओर बढ़ाया। लड़की ने हैरानी से कार्ड उठाया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी भी उसके पीछे झांकते हुए आ खड़े हुए। रुक्मणी रॉय चौधरी ने जोर से पढ़ा, मिस्टर तपस भौमिक, हस्तरेखा विशेषज्ञ। तपस भौमिक? मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने रुक्मणी रॉय चौधरी के कंधे के ऊपर से पढ़ते हुए कहा, उम्मीद है यह कोई बिना बुलाए मेहमान तो नहीं? मैंने खुद सारी निमंत्रण सूची देखी थी। यह आदमी इतनी रात को हस्तरेखा देखने नहीं आ सकता। राजमोहन रॉय चौधरी ने राहत की सांस ली। ओह, तो यह वही हस्तरेखा विशेषज्ञ है, उसने कहा। यह बड़ा दिलचस्प आदमी होगा। मैंने पिछले हफ्ते कुत्तों की प्रदर्शनी में नंदलाल से मुलाकात की थी। वह इसी के बारे में बता रहा था। भविष्य बताने वाला जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने बातचीत में शामिल होते हुए पूछा, कोई बंजारा? अरे नहीं साहब। बूढ़ी कड़ी इतनी चौंक गई कि उसकी चुप्पी टूट गई। वह तो एक सज्जन व्यक्ति हैं, जिनकी गाड़ी आपकी गाड़ी जितनी ही बड़ी है साहब। हां, सही कह रही हो, राजमोहन रॉय चौधरी ने सिर हिलाया। अजीब आदमी है। यह रात के खाने के बाद देश के घरों में आता है और 100 रुपये लेकर लोगों का अतीत और वर्तमान बता देता है। कुछ ऐसा ही। बड़ी मजेदार बात है, इसने नंदलाल से कहा था कि एक खूबसूरत महिला उसे ठुकरा देगी और वह इससे बुरी तरह आहत होगा। नंदू इस बात से इतना डर गया कि उसने 2 हफ्ते तक घुड़सवारी ही नहीं की। फिर जब राजलक्ष्मी ने सगाई तोड़ी, तभी उसे समझ आया कि यह आदमी क्या कहना चाहता था। वह तो उल्टा राहत महसूस करने लगा। परमृता भट्टाचार्य हंस पड़ा। चलो इसे अंदर बुलाते हैं, उसने कहा और भैरवनाथ मुखर्जी की ओर सवालिया निगाहों से देखा। सींग जैसी फ्रेम वाले चश्मे पहने युवक, जो सोफे की पीठ से आलसी अंदाज में टिककर खड़ा था, हल्के से मुस्कुराया। जब इस साल ऑल फ्राइडे बुधवार को पड़ ही गया है, उसने कहा, और इसका मतलब हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ ही होता है, तो क्यों ना इसे बुलाकर सबसे बुरी खबर भी सुन ही ले। बूढ़ी कड़ी फुर्ती से बाहर चली गई। कुछ ही पलों में पुराने जर्जर टेपेस्ट्री पर्दे वाला दरवाजा धीरे से खुला, जिससे एक हल्की सरसराहट हुई। सभी लोग अनायास ही आगे झुक गए और खुले हॉल दरवाजे से आती ठंडी हवा ने कमरे में हलचल मचा दी। दरवाजे की देहली पर एक आदमी खड़ा था, मुस्कुराता हुआ। उसे देखते ही दलदल से आई चेतावनी वाली आवाज का अनजाना भय, जो अब तक सबके दिमाग में हल्की परछाई सा था, अचानक वास्तविकता में बदल गया। लेकिन फिर भी उसके रूप में ऐसा कुछ भी नहीं था जो सीधे सीधे डरावना लगे। वह छोटा, पतला और बेहतरीन तरीके से सिलवाया गया ड्रेस कोट पहने हुए था। उसकी उम्र का अंदाजा लगा पाना मुश्किल था। उसका चेहरा एक हल्की लाल भूरी घुंघराली दाढ़ी से ढका हुआ था, जो उसके ठोड़ी पर 2 छोटे बकरी जैसे घुमावदार गुच्छों में बदल रही थी। उसके ऊपर उसके पतले सधे हुए होंठ हल्के से खुले थे, जिनसे उसकी बिल्कुल समस्तर वाली सफेद
दंत पंक्ति झलक रही थी। वह चेहरा आकर्षक हो सकता था अगर उसकी आंखें वैसी न होतीं। वे छोटी, हल्की तिरछी और अजीब से अनिश्चित रंग की थीं। उनकी पुतलियां बेहद छोटी थीं। अजनबी आगे बढ़ा। मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने मुझे देखने का फैसला किया, उसने कहा, और पहली बार उन्होंने स्पष्ट रूप से उसकी आवाज सुनी, नरम, रेंगती हुई और फिर भी कहीं न कहीं सम्मोहक। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने उसे ध्यान से देखा। शायद मुझे अपना परिचय पूरी तरह से देना चाहिए, वह व्यक्ति आगे बोला। मेरा नाम तपस भौमिक है। मैं एक घूमने फिरने वाला हस्तरेखा विशेषज्ञ हूं। मैं छोटी सी फीस लेकर भविष्य बताता हूं। उसने थोड़ा रुककर कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। फिर उसकी नजर राजमोहन रॉय चौधरी पर टिकी। अगर आप में से कोई एक मुझसे अपनी हस्तरेखा दिखाने को तैयार हो तो मैं आपको एक चीज की गारंटी दे सकता हूं, सच्चाई। वह अब भी राजमोहन रॉय चौधरी की ओर देख रहा था और बाकी सभी यह देखकर चौंक गए कि लड़का तुरंत खड़ा हो गया और उसकी ओर बढ़ गया। उसकी आंखों में कोई सम्मोहन नहीं था, कोई ट्रांस जैसी स्थिति भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह उस अजनबी के प्रभाव में लग रहा था। राजमोहन रॉय चौधरी ने अपने हाथ आगे बढ़ाए। बताओ, उसने कहा। अजनबी की नजर कमरे के दूर कोने में खिड़की के पास बनी गहरी सीट पर गई। जरूर, उसने जवाब दिया। क्या हम वहां बैठ सकते हैं? मुझे अपने भविष्य कथनों के लिए दर्शकों की भीड़ पसंद नहीं। यह सच्चाई कहने में बाधा डालती है, ऐसा मेरा मानना है। मेरी किस्मत का हाल अब तक सिर्फ एक आदमी ने बताया था, मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने कहा, और वह था आयकर अधिकारी। अजनबी मुड़ा। क्या उसने तुम्हें 7 व्हिस्लर्स के बारे में बताया? उसने पूछा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी के मूर्खतापूर्ण चेहरे पर जरा भी आश्चर्य की झलक नहीं आई और अजनबी ने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन उसका वार कहीं असर करता नहीं दिखा। वह राजमोहन रॉय चौधरी के साथ खिड़की के पास वाली सीट तक चला गया और जल्द ही लड़के के हाथों को ध्यान से देखने लगा। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी रुक्मणी रॉय चौधरी के पास सोफे के हत्थे पर बैठ गए, इस तरह कि वह भविष्यवक्ता और जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य के बीच सीधी रेखा में आ गए। अब समय आ गया है, उन्होंने कहना शुरू किया, और उनके चेहरे पर वही बेवकूफाना हाव भाव लौट आया कि हमारे प्रतिष्ठित मेहमानों को मेरे वर्षों की मेहनत से संकलित पुरानी कहावतों, ग्रामीण चुटकुलों और लोक सूचना के रत्नों से अवगत कराया जाए। कई सालों के शोध के बाद मैं आप सबके सामने कुछ अनमोल रत्न प्रस्तुत कर सकता हूं। सबसे पहला, जब पुराना पुजारी 2 कोट पहने जई की फसल खूब लहराए। देखिए, कितनी सादगी से गहरी बात कह दी। उन्होंने पूरी गंभीरता से कहा, इसमें छोटी सी नैतिक शिक्षा भी है और ग्रामीण भविष्यवाणी की आत्मा भी। और फिर यह सुनिए, ऊपर कड़ी में उल्लू बोले एक बार, समझो दूसरी चीख भी आएगी दोबारा। इसमें तो किसी व्याख्या की भी जरूरत नहीं। वे सब हंस पड़े, हाल के तनाव से राहत पाने के लिए उत्सुक। कमरे के दूर कोने में भविष्यवक्ता की धीमी फुसफुसाहट अब भी लगातार जारी थी। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने बोलना जारी रखा। वह बिना किसी प्रयास के बकबक कर रहे थे, मानो बाकी दुनिया से कट गए हों। मैं एक आदमी को जानता था, उन्होंने कहा, जो चोरी छिपे वीविल सब बात एक रहस्यमयी सभा में शामिल हुआ था। वह वहां अजीबो गरीब अनुष्ठान देखने गया था, लेकिन जब पहुंचा तो पाया कि वह असली आयोजन नहीं था, बल्कि लेटे डे नेबूकदनेस्सर, जो कि मशहूर घास खाने वालों का समूह था, का वार्षिक पिकनिक था। उसने एक भी वीविल कीट नहीं देखा। वह शायद और भी बोलते, लेकिन तभी राजमोहन रॉय चौधरी अचानक समूह में वापस आ गया। उसके चेहरे पर अविश्वसनीय आश्चर्य की छाया थी। यह अविश्वसनीय है, उसने कहा। यह आदमी मेरे बारे में सब कुछ जानता है, ऐसी बातें भी जो मैंने किसी को नहीं बताई थीं। रुक्मणी रॉय चौधरी, तुम्हें भी अपनी किस्मत का हाल उससे सुनना चाहिए। कमरे के लोगों में जो असहजता अजनबी के आने से बनी थी, वह कुछ कम होने लगी, लेकिन फिर भी कोई जल्दी से खिड़की के पास बैठे उस पतले रहस्यमयी व्यक्ति के पास जाने को तैयार नहीं दिख रहा था, जिसकी निगाहें अब भी उन सभी को तटस्थ रूप से देख रही थीं। उसी क्षण सबका ध्यान अचानक पुजारी पर चला गया।
उन्होंने अब तक कोई हरकत नहीं की थी, न कुछ कहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कुछ अजीब बदलाव आ गया था। रुक्मणी रॉय चौधरी की नजर उन पर गई और वह एक झटके में सिहर उठी। वह पहले कभी नहीं देख पाई थी कि वे इतने बूढ़े दिख सकते थे। उनका जबड़ा थोड़ा नीचे लटक गया था और उनकी पलकों पर एक अजीब सी धुंध छा गई थी। उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब पुजारी अचानक खड़े हो गए और लड़खड़ाते हुए भविष्यवक्ता की ओर बढ़ गए, जो मानो पहले से ही उनके आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी धीमी फुसफुसाहट दोबारा शुरू हुई, राजमोहन रॉय चौधरी ने अपने अनुभव के बारे में उत्साह से बात करनी शुरू कर दी। वह वाकई अद्भुत आदमी है, उसने धीरे से कहा। उसने तुम्हें क्या बताया? भैरवनाथ मुखर्जी ने पूछा। हां, देखो, राजमोहन रॉय चौधरी अब भी चकित था। जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात थी वह यह थी कि उसने कहा कि मैं अगले महीने मोनवेडन शो में घोड़ा दौड़ाने की योजना बना रहा हूं। यह तो काफी स्पष्ट बात है, लेकिन उसने आगे कहा कि मैं अपनी पसंदीदा घोड़ी को नहीं भेजूंगा, बल्कि एक हंटर भेजूंगा। यह तो वास्तव में अविश्वसनीय है, क्योंकि मैंने अभी रात के खाने से पहले ही लाइलैक लेडी को देखने के बाद तय किया था कि मैं उसे उतनी अच्छी हालत में नहीं ला पाऊंगा जितना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि सेंट क्रिस को भेजूं या इस साल छोड़ ही दूं। यह बात मैंने किसी से नहीं कही थी। वह हंस पड़ा। यह पागलपन है ना? उसने मुझे वही घिसी पिटी बातें भी कहीं, चालाक जुबानों से बचो वगैरह। मुझे लगा कि वह किसी स्कैंडल का इशारा कर रहा था, लेकिन पूरी बात पकड़ नहीं पाया। सोच रहा हूं वह बिमल भट्टाचार्य से क्या कह रहा होगा। उसने कंधे के ऊपर देखा। खिड़की के पास मोमबत्ती की हल्की रोशनी में भविष्यवक्ता की रहस्यमयी आकृति बैठी थी। उसके चेहरे पर परछाइयां नाच रही थीं। वह उसी धीमे सपाट स्वर में बोल रहा था, इतने साफ कि सब सुन सकते थे, लेकिन शब्दों को समझ नहीं पा रहे थे। पुजारी का चेहरा नहीं दिख रहा था। वह आगे झुके हुए थे, उनके हाथ अजनबी के सामने फैले थे। वह तो पूरी तरह डूबा हुआ लग रहा है, परमव्रता ने धीरे से कहा। रुक्मणी रॉय चौधरी हंस पड़ी। है ना? उसने कहा। मुझे उम्मीद है कि वह उन्हें ढेर सारी रोमांचक घटनाओं का वादा कर रहा होगा। उन्होंने हमेशा एक शांत और अच्छा जीवन जिया है। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यह पसंद आएगा, राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा। शांति हमेशा बिमल भट्टाचार्य की पहचान रही है। यही तो इस पूरे स्थान की पहचान लगती है, जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य ने कहा और गहरी सांस ली। अरे, वे खत्म कर चुके हैं, परमव्रता भट्टाचार्य ने कहा, जैसे ही पुजारी और अजनबी कमरे में एक साथ वापस आए। भविष्यवक्ता मुस्कुरा रहा था, आत्मविश्वासी और पूरी तरह सहज। बिमल भट्टाचार्य विचारमग्न लग रहे थे। रुक्मणी रॉय चौधरी ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। क्या किस्मत बताई तुम्हारी, बिमल भट्टाचार्य? उसने पूछा। बूढ़े आदमी ने स्नेहपूर्वक उसका कंधा ठपठपाया। मेरी प्रिय, मैं अब इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि मेरे लिए किस्मत जैसी कोई चीज बची ही नहीं, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने अपनी पुरानी जेबी घड़ी निकाली। अब मुझे सोने जाना चाहिए, उन्होंने टिप्पणी की। मुझे यकीन है कि तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। वह जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य की ओर मुड़े। हम गांव में जल्दी सोने के आदी हैं। उन्होंने यह शब्द ऐसे कहे मानो कोई उत्तर मिलने की अपेक्षा न हो। जब बाकी लोग भविष्यवक्ता के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए तो वह एक बार फिर रुक्मणी रॉय चौधरी के पास लौटे। शुभ रात्रि मेरी बच्ची, उन्होंने कहा। राजमोहन रॉय चौधरी को मेरा प्यार देना। रुक्मणी रॉय चौधरी ने बिना किसी आश्चर्य के उनकी ओर देखा। वह अक्सर अप्रत्याशित बातें कहा करते थे, लेकिन जैसे ही उसने उनकी आंखों में झांका, इससे पहले कि वह अपनी नजरें झुका पाते, एक पल के लिए वह भयभीत हो गई। बूढ़ा आदमी चला गया। हॉल में उसने कड्डी से अपना तूफानी लालटेन ले लिया, हालांकि रात साफ और चांदनी से भरी थी। कमरे में अब भी भविष्यवक्ता का प्रभाव बना हुआ था और बूढ़े व्यक्ति के जाने से कोई खास असर नहीं पड़ा। अजनबी की शांत मृदु आवाज हल्की सी आश्चर्य में ऊंची हुई। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इतनी देर हो चुकी है, उसने कहा। यहां तक का सफर मेरी अपेक्षा से लंबा था। मैं अब सिर्फ एक और भविष्यवाणी कर सकता हूं। मैं इसे सबके सामने पढ़ूंगा ताकि सभी सुन सकें।
कोई ऐसा हो जिसे मैं केवल खुशियां देने का वादा कर सकूं। वह कावेरी भट्टाचार्य की ओर मुड़ा। क्या आप मुझे आपकी भविष्यवाणी करने की अनुमति देंगी? लड़की ने थोड़ी हिचकिचाहट से उसकी ओर देखा, लेकिन राजमोहन रॉय चौधरी उसके पास था और परमव्रता भट्टाचार्य तथा मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी भी सोफे के पीछे झुके हुए थे, तो उसे डरने में मूर्खता लगी। अजनबी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। जब उसने उसकी हथेली को ऊपर किया तो सभी ने थोड़े आश्चर्य से देखा कि उसकी हथेली की प्राकृतिक रेखाएं स्थायी रूप से नहीं बनी थीं। त्वचा चिकनी और बिना सिलवटों वाली थी। मैं सही था, उसने कहा, लड़की के छोटे हाथ को निरीक्षण के लिए आगे बढ़ाते हुए। तुमने कष्ट सहे हैं, वे समाप्त हो जाएंगे, हालांकि शायद उस तरह नहीं जैसा तुमने सोचा था। तुम प्रेम करोगी, तुमसे प्रेम किया जाएगा। मैं तुम्हें जीवन में कम से कम 2 बार अजीब संगत में देखता हूं। फिर अचानक उसने गहरी गंभीरता से कहा, जिस चीज को तुम सबसे स्पष्ट रूप से याद करती हो वह यह है कि तुम मोटे फर के बिस्तर पर लेटी हुई थी और तुम्हारे ऊपर एक जानवर का सिर झुका हुआ था। क्या यह सही नहीं है? जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य और उनकी बेटी ने चौंक कर एक दूसरे को देखा और परमव्रता भट्टाचार्य के मुंह से दबी छिपी चीख निकल गई। राजमोहन रॉय चौधरी और रुक्मणी रॉय चौधरी ने आश्चर्य से कावेरी भट्टाचार्य की ओर देखा। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद कावेरी भट्टाचार्य ने समझाया, जब मैं बच्ची थी हम छुट्टियों में रॉकी पहाड़ों में गए थे। मैं खो गई थी। एक शिकारी ने मुझे पाया और मैं कुछ घंटों तक उसकी झोपड़ी में रही, जब तक कि पिताजी मुझे खोज नहीं लाए। उसने मुझे लेटने के लिए कहा और मैं आग के पास चमड़े के ढेर पर सो गई। दीवार पर एक भालू की खाल थी जिसका सिर कच्चे तरीके से भरा गया था। मैं अपनी आंखें उससे हटा ही नहीं पाई। वह भयानक था, अजीब और विकृत। यह मेरे सबसे सामान्य दुःस्वप्नों में से एक है। मुझे नहीं पता कि आपने यह कैसे जाना, उसने अंत में कहा। भविष्यवक्ता को घूरते हुए उसकी गहरी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अजनबी मुस्कुराया और आगे बोला। उसकी आवाज में एक शांत प्रभाव था। तुम्हारे जीवन में एक अंधेरा क्षण आएगा, उसने कहा, लेकिन वह बीत जाएगा। तुम्हारे लिए शांति होगी। अजनबियों से सावधान रहो। हालांकि तुम अपने ही लोगों में से किसी से विवाह नहीं करोगी। तुम्हारे पास विशाल क्षेत्र होंगे और तुम उस शांति को जानोगी जो छोटे चरागाहों पर गायें चरने की ध्वनि में मिलती है। यही तुम्हारी किस्मत है। काश मैं तुम सभी को इतना कुछ वादा कर पाता। उसने अंतिम शब्द बहुत धीरे से कहे और हालांकि उसकी आवाज में कोई बदलाव नहीं था, कावेरी भट्टाचार्य की भविष्यवाणी के सुखद प्रभाव को पूरी तरह नष्ट कर दिया। कमरे में एक अनिश्चित सी बेचैनी छा गई। इसके तुरंत बाद उसने विदाई ली। राजमोहन रॉय चौधरी और परमव्रता भट्टाचार्य ने उसे मामूली सी राशि चुकाई जो उसने मांगी थी और वे इस पर थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। गाड़ी संकरी सड़क पर ओझल हो गई। जैसे ही यह गुजरी वही सीटी बजी जो उसके आगमन के समय बजी थी। 7 बार सीटी की आवाज आई, हर बार पिछली से धीमी और दूर। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी और राजमोहन रॉय चौधरी परमव्रता भट्टाचार्य के साथ खड़े थे। 7 राजमोहन रॉय चौधरी ने कहा, 7 व्हिस्लर्स कहा जाता है कि इसका मतलब है दुनिया का अंत। इसका मतलब है कि वह चला गया। मिस्टर भैरवनाथ मुखर्जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मेरे सम्मानित दोस्त भोलानाथ और हरि अपने 5 बेटों के साथ पुलिसिंग का काम शानदार तरीके से पूरा कर चुके हैं। अब रात में कोई भी स्ट्राउड के उस पार बिना हमारे जाने नहीं आ सकता। ये लड़के हर 500 गज पर तैनात हैं। जैसे ही कोई अजनबी गुजरता है, खैर उल्लू की रात हो जाती है, घुसपैठियों पर दया नहीं होगी। वे हंसते हुए दरवाजे की ओर बढ़े। रुक्मणी रॉय चौधरी उन्हें चौखट पर मिली। जस्टिस उत्पल भट्टाचार्य और उनकी बेटी उसके पीछे खड़े थे और उनके पास एक मोटी परेशान सी बूढ़ी औरत खड़ी थी जो शायद पिछले दरवाजे से आई थी। रुक्मणी रॉय चौधरी का चेहरा पीला था और उसकी भूरी आंखों में अनकहे भय झलक रहे थे। उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा था जिसे उसने अपने भाई की ओर बढ़ाया। राजमोहन, इसे देखो, निर्मला अभी इसे लेकर आई है। लड़के ने मुड़ा हुआ कागज और पुरानी भारी अंगूठी ली
जो उसकी हथेली में चमक रही थी। राजमोहन, रॉय चौधरी और भैरवनाथ अकेले आओ, उसने धीरे धीरे पढ़ा। फिर अचानक उसके चेहरे पर भय की छाया उभर आई। बिमल भट्टाचार्य, उसने हाँफते हुए कहा। यह उसकी अंगूठी है, वह इसे कभी नहीं उतारते। जब तक कि उसके शब्द बीच में ही कट गए, क्योंकि खिड़की से बाहर से एक आवाज आई, तेज, साफ और निर्विवाद, रात की हवा में गूंजती हुई एक बंदूक की गोली। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।